वेलकम बैक टू प्री मैच्योर बेबी सीरीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बेबी की सक्सेस जर्नी फ्रॉम डे 1 टिल डेट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमें न्यूज़ पता चली हमारे सेकंड एक्सपेक्टेड चाइल्ड की, वी वर सो हैप्पी। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि थिंग्स विल बी मच ईजियर फॉर मी दिस टाइम बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग मदर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे लिए चीज़ों को समझना, चीज़ों को टैकल करना सेकेंड टाइम में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बट आई वॉज रॉन्ग। क्योंकि हर बेबी की जो जर्नी होती है वो पहले से डिफरेंट होती है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का कुछ होने वाला है या मेरा बेबी प्रीमेच्योर हो सकता है, बिकॉज दैट वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, वेरी रेयर एक्सपीरियंस फॉर मी। क्योंकि मैंने इससे पहले किसी से ऐसा सुना नहीं था और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह से हो सकता है। बिकॉज हम एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि द बेबी वुड बी इन द वूम फॉर ऑलमोस्ट 9 months। मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में द कंडीशन ऑफ द बेबी वॉज नॉट फाइन। हमें जो सुनने में आ रहा था कि बेबी के किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट है, दोनों किडनीज का साइज़ डिफरेंट है एक दूसरे से। सो वी वर वेरी मच वरीड अबाउट दैट एट दैट टाइम, क्योंकि जो बाय बर्थ जो बेबीज़ में डिफिशेंसीज रह जाती हैं वो थ्रू आउट द लाइफ चलती हैं साथ। सो हमारे जहन में यही एक पॉइंट था कि जो भी हो, अल्लाह ताला हमें जो भी दें वो हेल्दी हो और उसके साथ ऐसा कोई भी इशू ना हो। हम यही दुआ कर रहे थे ताकि मज़ीद उसके लिए आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। सो एट दैट टाइम जब मेरी अल्ट्रासाउंड की लास्ट रिपोर्ट आई, उसके अंदर बेबीज़ के किडनीज़ का इशू जो है आइडेंटिफाई हुआ और उसी को क्लियर करने के लिए हमने एक और हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया, जिसके अंदर फिर भी वो इशू दोबारा से हमें डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई करवाया। और उसके बाद जो है वो हमें डॉक्टर के लिए रेकमेंड किया गया कि हमें डॉक्टर स्कैन करवाएं ताकि जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में पहले से डॉक्टर्स अवेयर हों। मेरा जो चेकअप है वो प्राइवेट एक हॉस्पिटल से जो है वो कंटिन्यू था, बट ड्यू टू ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड द कंडीशन ऑफ द बेबी हमने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफर करें और नर्सरी अवेलेबल होती है, क्योंकि हम किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे उस टाइम। सो हमने डॉक्टर्स स्कैन की जो डेट कंफर्म की गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही, क्योंकि हम अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंटिन्यू करवा रहे थे। वहाँ पे डॉक्टर स्कैन की जो हमें डेट दी गई वो ऑलमोस्ट 1 month की दी गई, क्योंकि हमारे पास उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते। इन द मॉर्निंग वी वर लुकिंग फॉर द डॉक्टर स्कैन। हम डे टाइम में डॉक्टर स्कैन के लिए जो है वो कोशिश कर रहे थे, एंड द सेम डे एट 7 PM या मेरी कंडीशन इस तरह की हुई कि हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहाँ पर बेबी की कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स बताए गए। जो बेबी लाइकर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और जिसकी वजह से हाई रिस्क डिलीवरी हो सकती है। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम कि हम सुबह को ये डॉक्टर स्कैन की तरफ जो है वो जाना चाह रहे थे और द सेम डे हमें किस तरह की सडन सिचुएशन में आना पड़ा, हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। सो उसके बाद सेम डे डॉक्टर्स ने मुझे एडमिट होने का कहा हॉस्पिटल में, और विद ऑल द डिस्कशन विद द फैमिली यही डिसाइड हुआ कि हम हॉस्पिटल में ही स्टे करेंगे रात को, और जो प्री इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो दिए गए। मुझे 12 आवर के डिफरेंस से सेकेंड इंजेक्शन दिया जाना था कि बेबीज़ के लंग्स एटलीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो एक हेल्दी वे में डिलीवर हो सके। सो वी वर जस्ट होपिंग कि जो फर्स्ट और सेकेंड इंजेक्शन लगता है 24 आवर्स के डिफरेंस से, वो सेकेंड इंजेक्शन भी ज़रूर मुझे लग सके, क्योंकि अगर वो उस टाइम ना लगाया जाता या ना लग सकता और उससे पहले ही बेबी डिलीवर हो जाता तो उसके लंग्स का बहुत सीरियस कंसर्न हो सकता था। सो अल्हम्दुलिल्लाह
कि सेकंड इंजेक्शन तक जो बेबी स्टे कर सका विद ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। वेरी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग सी सेक्शन डॉक्टर्स की जानिब से रिकमेंड किया गया और बहुत जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गंगाराम से जो मेरा सारा ट्रीटमेंट चला और वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको रेफ़र किया गया मेरा जो केस था। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम के बाद एक बहुत लंबे ड्यूरेशन ऑपरेशन की ड्यूरेशन के बाद जो है वो बेबी डिलीवर हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब बेबी डिलीवर हुआ, ऑल्दो द डिलीवरी वाज वेरी मच टफ़, नेचर्स लिए गए और बताया गया कि ये बहुत हाई रिस्क डिलीवरी हो सकती है। और हम सब बहुत ज़्यादा वरीड थे इस चीज़ को लेकर कि सब खैरियत से हो जाए। सो बहुत सारी दुआओं के साथ जो है बेबी डिलीवर हुआ और डॉक्टर्स जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और बेबी को बताया गया था कि डिलीवर होने के बाद फ़ौरन ही नर्सरी में जो है भेजा जाएगा और बेबी के किडनीज़ के इशू की वजह से या वो प्रीमेच्योर होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो सकता है। और सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए मेरी बस उस टाइम एक ही दुआ थी, या हम सबकी यही दुआ थी कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस टाइम। अभी भी अगर उस टाइम को याद करें तो उसी सिचुएशन से, उसी डर से, उसी खौफ से एक बार दोबारा हम गुज़रते हैं और उस चीज़ को कभी दोबारा हमने डिस्कस नहीं किया। बट आपके साथ ये सब शेयर करने का मकसद ये है मेरा कि वो लोग, कि आप सब जो भी चीज़ें हों, क्योंकि मेरा डॉक्टर से उस टाइम भी एक ही क्वेश्चन था कि मैंने ये सब पहले नहीं देखा या मुझे इस चीज़ से मैं अवेयर नहीं थी पहले। सो इस चीज़ से हमें किस तरह से टैकल करना चाहिए एज अ मदर, मुझे अपने बेबी की केयर किस तरह से करनी चाहिए, या मुझे अपने लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं हेल्दी रहूं ताकि मैं उसको ठीक से संभाल सकूं। तो मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का मेन रीज़न भी यही था कि वो लोग जो इस जर्नी से गुज़र रहे हैं, क्या जो एक्सपेक्ट कर रही हैं मदर्स, उन सबको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। एटलीस्ट उनके माइंड में ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि हर तरह की सिचुएशन से आप पहले से अवेयर हों, जो कि मैं उस टाइम नहीं थी। तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी तो थी, बट बहुत ज़्यादा परेशानी वाली इसलिए थी क्योंकि हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था पहले। कि उसके बाद जो है बेबी डिलीवर हुआ और जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ फर्स्ट क्राई मैंने सुनी और मैंने उस टाइम इतना शुक्र अदा किया। और डॉक्टर्स ने उस टाइम कहा कि उसे नर्सरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ फाइन। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली भी थी, लेकिन उसके जो किडनीज़ का प्रॉब्लम था वो भी हम सबके माइंड में था, जिससे हम डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। जो रूम में शिफ्ट किया गया, उसके बाद सारी मेडिकेशन जो भी प्रोसेस होते हैं नेसेसरी वो लिए गए। और मैंने अपने बेबी को सेकेंड डे में देखा था, वो भी सेकेंड डे की नाइट में मैंने उसको देखा था। और नहीं मैंने उसको देखा क्योंकि वो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि वो उसको नर्सरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो यूरिन की जो क्वांटिटी थी उसकी, वो जितनी होनी चाहिए वो उतना यूरिन पास नहीं कर रहा था। सो उसकी किडनीज़ के कंसर्न को लेके डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी वरीड एट दैट टाइम। सो दे वर ऑल्सो कंसर्न कि उसके यूरिन का कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके स्टूल पास करने का कोई प्रॉब्लम ना आए और वो ठीक हो, उसका सारा इंटरनल जो सिस्टम है वो ठीक हो। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम की जर्नी में कि आपने अपने बेबी को कैरी किया हो और उसके बाद अपनी इतने टफ टाइम के बाद भी, हाई रिस्क डिलीवरी के बाद भी, अगर आपका बेबी आपके पास ना आए या आप उसको ना देखें, वो जो एंजाइटी होती है उस टाइम, दैट कुड नेवर एवर एक्सप्रेस्ड। तो उसके बाद स्टूल पास करने का प्रॉब्लम आया क्योंकि बेबी जो फर्स्ट स्टूल पास करता है वो ब्लैक कलर का होता है और उसको स्टूल पास करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो अंदर सब कैरी नहीं कर सकता क्योंकि वो फीड ले रहा था बट वो यूरिन और स्टूल उस तरह से पास नहीं कर रहा था। उसके यूरिन की क्वांटिटी थोड़ी सी जैसे ही बेहतर हुई, उसको यूरिन बैग लग गया था जब वो डिलीवर हुआ,
ताकि उसकी क्वांटिटी को मेज़र किया जा सके कि वो कितनी है या वो ठीक है या नहीं, जितनी अप टू द मार्क होनी चाहिए वो है या नहीं, ताकि उसको मज़ीद जो है वो नर्सरी में ना रखा जाए। क्योंकि इनिशियली उससे कहा गया था कि जब वो फ़र्स्ट क्राई बेबी ने ली थी, उसके बाद ये डॉक्टर्स की तरफ से डिसाइड हुआ था कि वो नर्सरी में रेफ़र नहीं होगा, बट स्टिल नर्सरी में उसको सेकेंड डे पर जाना पड़ा जब उसके यूरिन का प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद सेकेंड डे पर ही तक भी बेबी ने कोई स्टूल पास नहीं किया था। सो वी वर ऑल्सो वरीड फॉर दैट। ऐसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और उनसे ये सारी जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया। बेबी के किडनीज़ का जो इशू था उससे रिलेटेड भी उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफ़र किया गया इन दोनों कंसर्न्स में। सो वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड किया गया और जब हमें पता चला कि बेबी का अल्ट्रासाउंड है, सो वी वर वेरी मच वरीड एट दैट टाइम ऑल्सो। हम बहुत ज़्यादा एक ऐसे फेज से गुज़र रहे थे जो कि हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो उसे हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और वहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड किया गया और जब मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आई कि सब ठीक है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट उसकी बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो हम अंदर से बहुत ज़्यादा सब डरे हुए थे, लेकिन डॉक्टर्स की जो वो कह रहे थे हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ पे ट्रस्ट तो नहीं आ रहा था, बट एक होप थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि सब ठीक है। कहा गया कि वो माइट बी पॉसिबल कि बेबी जो, क्योंकि फार्मूला पे था और फार्मूला मिल्क की वजह से ही हो सकता है कि वो यूरिन और जो स्टूल है वो इसलिए पास नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है। वो 1.5 केजीज़ का था जब बेबी मेरा डिलीवर हुआ था। ये डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि दिस कुड बी द रीज़न ऑल्सो कि वो बहुत छोटा है या उसको डाइजेशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से यूरिन और स्टूल पास नहीं करना, वो करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड डे पर बेबी को मेरे पास लाया गया और मदर फीड के लिए ही। आई वॉज वेरी वेरी मच हैप्पी एट दैट टाइम क्योंकि मैं उसको फ़र्स्ट टाइम देखने वाली थी और मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम एंजाइटी फ़ील कर रही थी कि मेरी जो फीलिंग है उस टाइम शायद मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, ओवर एक्साइटेड थी बेबी को देखने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया था। 2 दिन बहुत होते हैं अपनी बेबी से दूर रहे हैं अगर आप के लिए। और जब मेरा बेबी मेरे पास आया मैं माशाल्लाह ही पढ़ती रहेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। वो जब वो डिलीवर हुआ और सबकी तरफ से मुझे पहले ये कहा जा रहा था कि वो बहुत प्यारा है और मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी अपने बेबी को देखने के लिए कि जब वो मेरे पास सेकेंड डे पर आया तो मैं सिर्फ माशाल्लाह के अलावा मेरे पास कोई वर्ड नहीं था कि मैं वो बोल सकती उस टाइम। मैं बहुत खुश थी उसे देख कर कि वो मेरे पास है और वो ठीक है। उसके बाद मदर फीड पर जो है मेरा बेबी रहा और उसके यूरिन का प्रॉब्लम ठीक हो गया और उसके बाद उसके स्टूल पास करने का प्रॉब्लम चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ से ठीक किया गया। और इसके लिए भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो मेथड जिसके वजह से मेरे बेबी का स्टूल पास करने का प्रॉब्लम ठीक हुआ। क्योंकि वो ऑब्वियसली बेबी जब स्टूल पास करता है तो उसको थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, जो कि उस टाइम मेरे बेबी में नहीं थी। वो बहुत छोटा था, वो इतनी इम्यूनिटी या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर सकता अपने लिए। सो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट किया गया, वो मेरे पास आ गया और फाइनली मेरे पास था वो। और थर्ड डे पर हम लोग डिस्चार्ज होकर घर आए और बहुत ढेर सारा हम लोग शुक्र अदा कर रहे थे अल्लाह ताला का कि वो बिल्कुल ठीक है, हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं या कंसर्न नहीं था अब उसके किडनीज़ को लेकर या किसी भी तरह के उसके हेल्थ इशू को लेकर। हॉस्पिटल में थी तो मेरा जो क्वेश्चन था डॉक्टर से वो यही था कि मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है और मुझे आइडिया नहीं है कि मैं अपने प्रीमेच्योर बेबी को किस तरह से उसको हैंडल करूँ, क्योंकि वो इतना छोटा है कि मुझे खुद डर लग रहा था उसको उठाते हुए, लिटाते हुए, उसको उसको फीड कराते हुए, उसका डायपर चेंज करना है। तो बहुत ज़्यादा एक दिल में डर था क्योंकि वो इतना छोटा था कि आपको उसकी वो बिल्कुल डॉल्स के जिस तरह था कि जैसे उसके हाथ पाँव इतने ज़्यादा नाजुक थे, इतने डेलिकेट थे कि वो देखने से लगता था बिल्कुल जैसे डॉल्स के होते हैं। कि उसको अगर मैं थोड़ा सा भी मूव करती थी तो डर लगता था कि मैं किसी गलत तरीके से ना पकड़ लूँ उसको, कि उसको कोई वो उसके लिए हार्मफुल हो, उसकी बोन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में उस टाइम। प्रीमेच्योर
बेबीज़ की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है आजकल। सो इस लिहाज से मैंने मेरा क्वेश्चन डॉक्टर से पहला क्वेश्चन यही था कि हमें किस तरह से ओवरकम करना चाहिए इस चीज़ को, या मेरे अंदर जो फेयर है अपने बेबी को लेकर उसको किस तरह टैकल करना चाहिए। सो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि आप अपनी होती है नॉर्मली उसी तरह से करें, आपको ऐसा कोई कंसर्न नहीं आएंगे। बट स्टिल प्रीमेच्योर बेबीज़ की जो केयर होती है वो बाकी बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर होना पड़ता है कि आपका बेबी क्या किस टाइम क्या उसको सूट कर रहा है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ता है अपने बेबी को लेकर जो प्रीमेच्योर होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फाइनली जब घर आ गए उसके बाद ये है कि बेबी केयर जो है वो जिस तरह से रहती है नॉर्मली उसी तरह से स्टार्ट रही। 2 दिन तक अगेन उसने स्टूल पास नहीं किया। सो अगेन जो ट्रीटमेंट हमें बताया गया था वही हमने जो है वो यूज़ किया, जिसकी वजह से उसका इशू जो है वो बेहतर हो गया। बट उसके बाद उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा, और लूज़ मोशंस की वजह से उसको रैशेस बहुत स्वेयर हो गए थे कि उसकी स्किन उतर गई थी, रैशेस बहुत स्वेयर रहने लग गए। ऑल्दो मेरी मदर की तरफ की बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प थी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम। लूज़ मोशंस के लिए जब हमने हॉस्पिटल विज़िट किया तो डॉक्टर्स की तरफ से हमें कोई भी मेडिकेशन नहीं दी गई, क्योंकि बेबी बहुत प्रीमेच्योर था, बहुत छोटा था। उसका वेट बहुत कम होने की वजह से इवन कि उसको बर्थ इंजेक्शन जो लगता है बेबी को आफ्टर डिलीवरी वो भी नहीं लगाया गया, क्योंकि उसका वेट बहुत कम था 1.5 kgs। और जो वैक्सीनेशन होती है, जो फर्स्ट इंजेक्शन बेबी को जो बर्थ इंजेक्शन लगता है वो भी, पोलियो ड्रॉप्स भी, कुछ भी बेबी को उस टाइम नहीं दिया गया था उसके वेट गेन को देखते हुए। सो उसके बाद ना ही उसको कोई मेडिकेशन दी गई, ना उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रेकमेंड किया गया उसके वेट के कम होने की वजह से। उसके बाद जब हम घर आ गए तो फर्स्ट मंथ में बेबीज़ को लूज़ मोशन का बहुत इशू रहा, डायपर रैश का बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम रहा उसे, जिसके लिए वीडियोस मैंने शेयर की हैं, आप दोनों देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से मैंने अपने बेबी को किस तरह से सेव किया दोनों प्रॉब्लम से। और उस चीज़ से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई भी मुझे उस तरह का प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुआ। तो फर्स्ट मंथ गुजरने के बाद बेबी का वेट जो है 1.7 तक चला गया था। उस टाइम भी क्योंकि हम उसको वैक्सीनेशन नहीं दे सकते थे, सो वी वर ऑल्सो वेरी वरीड एट दैट टाइम, क्योंकि वैक्सीनेशन बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और वो प्रीमेच्योर होने की वजह से हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्शियस थे कि वैक्सीनेशन ना होने की वजह से कहीं वो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसको ग्रैब ना कर ले। डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता था कि आप वैक्सीनेशन के लिए वेट करें अनटिल कि उसका वेट जो है वो 2 kgs तक आ जाए। सो वी वर वेरी मच कॉन्शियस कि उसका वेट गेन जल्दी कवर हो ताकि हम उसको वैक्सीनेशन की तरफ ले जा सकते। और सेकेंड मंथ में मेरे बेबी को फिर से लूज़ मोशन का बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हुआ और डायपर रैश अगेन हो गए। और इन 2 एक्सपीरियंसेस के बाद जो है वो मुझे इस चीज़ का क्योर पता चला कि किस तरह से हम अपने बेबी को क्योर कर सकते हैं इन दोनों प्रॉब्लम से। वीडियो लिंक्स जो है वो मैंने आई बटन में अटैच हैं, आप देख सकते हैं। और आपके लिए आई होप कि बहुत बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब हमारा बेबी 2.5 मंथ्स का हुआ तो हॉस्पिटल दोबारा हमने विज़िट किया और उसका वेट उस टाइम 21 kgs हो चुका था। सो हमने पोलियो ड्रॉप्स और वैक्सीनेशन उसकी करवाई। बट आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपको कि वैक्सीनेशन बेबी के प्रीमेच्योर होने की वजह से डिले है और उसकी डेट्स ज़रूर ऊपर नीचे हो जाएंगी, क्योंकि उनमें गैप जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। बट आपने बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस एक ही टाइम पर बेबी को नहीं लगवाने। अगर आपका बेबी प्रीमेच्योर है तो उसको फर्स्ट इंजेक्शन और जो पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, बर्थ इंजेक्शन और पोलियो ड्रॉप्स, वो आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग भी उस चीज़ को ख्याल रखना है कि वो लगवाने के बाद आपको वेट करना है। और एटलीस्ट आफ्टर 1 मंथ सेकेंड वैक्सीनेशन की तरफ आप जा सकते हैं। ऑल्दो हमें डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, बट वी वर वेरी मच कॉन्शियस कि सेकेंड जो इंजेक्शन बेबी को लगता है, आप जो एक फ़र्स्ट बर्थ इंजेक्शन होता है और जो सेकेंड इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वो बेबी के लिए कैरी करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। सो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी दोनों इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाह रहे थे। हमने थोड़ा सा गैप हमें था कि हम रखें उन दोनों इंजेक्शंस में ताकि बेबी के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो सेकेंड में 2.5 मंथ्स में हमारे बेबी को वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद ये है कि बेबी के चेस्ट इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, क्योंकि वो फार्मूला मिल्क पर आ गया था कम्प्लीटली, और क्योंकि मेरे अंदर खुद वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जो आपको फर्स्ट मंथ में आफ्टर डिलीवरी जो डाइट लेनी चाहिए वो मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि समर थे, और जो हेल्दी डाइट होती है वो तमाम चीज़ें गर्म होती हैं। कहा जाता है कि गर्म चीज़ें आपको लेनी चाहिए ताकि आप अंदर से आपके जो स्टिचेस हैं या जो आपके सारा प्रोसेस है वो हील हो जल्दी। बट मैं नहीं ले सकी इस अपने टाइम में कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं उसको मदर फीड नहीं करवा सकती थी। सो मेरा बेबी फार्मूला मिल्क पर रहा, और फार्मूला पे रहने की वजह से मेरे बेबी को चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी कि उसके सांस लेते हुए उसकी खराश जो है वो हम फील कर सकते थे। उसकी बैक से खराश की आवाज़ आती थी, या वो ईजी नहीं था, ब्रीदिंग में भी वो ईजी नहीं फील कर रहा था। सो इसकी वजह से हमने जो है वो हमें डॉक्टर को जब भी हम विज़िट करते थे, 2-3 विज़िट्स हमारे इसी प्रॉब्लम की वजह से रहे हॉस्पिटल, और हमें यही कहा जाता था कि आप बेबी को नेबुलाइज करें और उसको कोई भी मेडिकेशन हम नहीं दे सकते हैं। सो बेबी को नेबुलाइज करने के बाद भी हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही इसी कंसर्न को लेकर। हम बहुत ज़्यादा वरीड रहे। हमें जो एट दी एंड जो मुझे उसका क्योर खुद से जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि हम नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको हम फार्मूला की जो क्वांटिटी होती है वो 1 आउंस में 1 स्पून स्कूप देते हैं, इक्वल क्वांटिटी देते हैं, तो उसके लिए वो डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। बट प्री मैच्योर बच्चों के लिए आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने कभी भी इक्वल क्वांटिटी नहीं देनी, क्योंकि बच्चों का अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सो उसके लिए वो डाइजेस्ट करना इक्वल क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा जो वो प्रॉब्लम कर रहा था। सो मैंने जो इसका जो एट द एंड जो सोल्यूशन मुझे समझ में आया वो यही था, जिसके लिए वीडियो लिंक अटैच है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे बेबी का चेस्ट कंजेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया और उसके ब्रीदिंग में अब कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमें उसके बाद नेबुलाइज करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही इस कंसर्न में हॉस्पिटल के विज़िट करने की ज़रूरत पड़ी। जब मैंने लास्ट टाइम अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल विज़िट किया था उसकी वैक्सीनेशन को लेकर, तो उस टाइम उसको जो वेट गेन के लिए डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया वो एक कैल्शियम के सिरप था। 2-3 मेडिकेशन उन्होंने मुझे जो रेकमेंड की अपने बेबी के लिए, क्योंकि उसका वेट गेन अब 2 kg से ज़्यादा हो चुका था। सो अब वो मेडिकेशन की तरफ जा सकता था, बहुत ज़्यादा नहीं बट उतनी एटलीस्ट जितनी उसकी हेल्थ के लिए और वेट गेन में ईजी हो। जो मेडिकेशन मुझे बताई गई वो आप पिक्चर में देख सकते हैं, बट आपने अपने बेबी के लिए अगर इस तरह की कोई भी मेडिकेशन यूज़ करनी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मेडिकेशन की तरफ आइएगा, क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। और आपको अपने प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए कोई भी अगर स्टेप, सिंपल सा स्टेप भी लेना होता है तो वो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, ताकि ना ही आपका बेबी इरिटेट हो, ना ही आप मेंटली उस चीज़ को किसी ट्रॉमा से गुजरें। सो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कोई भी स्टेप लेना पड़ता है प्रीमेच्योर बेबीज़ से रिलेटेड। सो उसके बाद मैंने अपने बेबी को कैल्शियम की और जो वाइटामिन्स उन्होंने रेकमेंड किए वो मैं क्वांटिटीज़ दे रही हूँ, अभी तक दे रही हूँ, बट मैंने रेगुलर बेसिस पे उसको नहीं दी, क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पर कहा गया था कि आप 1 मंथ तक आपने एक जो है वो उसको सिरप देना है, और एक जो सिरप था उसका वो 2 मंथ्स तक देना था कंटिन्यूसली। बट उसमें मैंने गैप इसलिए रखा क्योंकि मेरी खुद इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बेबी को मेडिसिन पर नहीं लेकर आना चाह रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम मेडिकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर हमें उसका पॉजिटिव वे हम देखें तो नेगेटिव वे भी हमें देखना चाहिए। सो मैंने रेगुलर बेसिस पर अभी तक अपने बेबी को डेली बेसिस पर कोई मेडिकेशन नहीं स्टार्ट की है। मैं दे ज़रूर रही हूँ बट ट्वाइस अ वीक, नॉट डेली, ऑन डेली बेसिस। तो उसके लिए मैं खुद सेटिस्फाई हूँ कि एटलीस्ट उसका वेट गेन ठीक है। सो उसके लिए जो मैं इनटेक जा रही है उसके अंदर वो एटलीस्ट कोई डाइजेस्ट कर सकता है, वो उसको बेयर कर सकता है। सो ये थी मेरे बेबी की अब तक की सक्सेस जर्नी। आई होप कि आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट जो ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा इस वे आउट में। अगर आप फैमिली में या आपके इर्द गिर्द में अगर इस तरह की कोई भी मदर मौजूद है जिनके पास एक प्रीमेच्योर बेबी है, तो कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी पॉइंट से हेल्प आउट कर सकती हैं, क्योंकि
अगर इन चीज़ों के बारे में हम पहले से अवेयर हों तो हम इन पैनिक होने के बजाय हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्रीमेच्योर बेबी सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जो मैटरनिटी लीव पर थी वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए थी। सो उसके बाद ये था कि बेबी के बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से मैं अपनी फ़िज़िकल जॉब जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकी। मेरे माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि एज अ मदर आपको ढेर सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है। आपको घर भी मैनेज करना होता है, आपको साथ में बेबीज़ को भी मैनेज करना होता है, और आपको बहुत ढेर सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। सो उसके लिए ये है कि मैं ज़रूर फ़िज़िकल जॉब के लिए गई दोबारा अपने बेबी के बाद, बट हम लोग मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेबीज़ हमारे साथ थे। सो हम लोग गेट से वापस आ गए, और उसकी रीज़न यही थी कि हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे बेबीज़ थे, और मदर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट वो चीज़ मैंने उस दिन रियलाइज़ की कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को समझ लें कि डाइवर्ट करना पड़ता है। उस टाइम मैं जितनी ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, मैं नहीं जानती थी, या मेरे माइंड में बिल्कुल कहीं भी नहीं था कि मैं इस तरह का कोई चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ या मैं इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले सकती हूँ। क्योंकि एज अ मदर में लाइफ आपकी इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि आपके लिए अपने लिए कम आपके लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो आपको कुछ भी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है अगर आपने घर पे रह के करना है, क्योंकि आपको घर की रूटीन में आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आप अपने काम को टाइम नहीं दे सकते। इसको ओवरकम करने के लिए मैंने अपने माइंड को घर में रह के किस तरह डाइवर्ट किया कि मैंने ये सोचा कि मैं अपने बेबी पर ही एक सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ जो कि प्रीमेच्योर बेबी से ही रिलेटेड हो। और मैंने एक इनिशिएटिव लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का रिस्पॉन्स इस पर बहुत अच्छा रहा, और आई होप कि आप इसी तरह से मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे, इनकरेज करते रहेंगे, ताकि मेरी तरह बहुत ढेर सारी जो मदर्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं घर में रह के, एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं अपने आप को यूज़ कर सकें, अपनी किसी ना किसी स्किल को यूज़ कर सकें, और एक प्रोडक्टिव मेंबर भी बन सकें और वर्किंग मदर भी बन सकें, बेशक वो घर में ही रह के क्यों ना हो। सो थैंक यू सो मच आपके बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम का कि आपने वक्त निकाल के वीडियो को वॉच किया कंप्लीट, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।